नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी जनता की आवाज से। और आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर यश चौधरी पेंगोर जी का। आज हमारे चैनल पे पधारे। तो यश चौधरी जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जनता की आवाज़ चैनल के सभी साथियों को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरी आवाज़ और मेरे विचार लेने के लिए मुझ तक आए। तो सबसे पहले धन्यवाद जनता की आवाज़ के लिए, और सभी साथियों को मेरा आह्वान करना चाहता हूँ। बाकी मैं अपने बारे में बता दूँ आपको कि मेरा नाम तो आप शायद सभी लोग जानते हैं, फिर भी बता दूँ, मैं डॉक्टर यश चौधरी और निवासी हूँ मैं पेंगौर, जो कुमेर थाना में पड़ता है और जिला डीग पड़ता है। तो मेरा आपसे यह जी एक सवाल है, आपने वकालत के साथ साथ ये जो सोशल वर्क का जो काम कर रहे हो, कैसे कैसे मन में आया आपके ये काम और किया जाए साथ साथ? एक्चुअली क्या है कि जब हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो जब हम अपने माँ बाप और जिस तरह से हम जिस समाज में रहे हैं, वहाँ एक चीज देखी जाती है कि अगर एक इंसान छोड़िए, अगर एक कुत्ते के बच्चे को भी अगर चोट लगती है ना, तो शायद वहां दर्द होता है सीने में, और उसको शायद हम दया कह सकते हैं। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े एजुकेशन के बाद, जब थोड़ा सा और बड़े आगे, तो हमने समाज में देखा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ गरीब तबके के लोगों को इतना बड़ा सामना करना पड़ता है कि उनको शायद कहीं न्याय की उम्मीद बचती नहीं। तो मैं 2009 से बता दूं आपको कि एक हमारी पीयूसीएल की अध्यक्ष थी कविता श्रीवास्तव जी, तो बहुत बड़ा नाम है उनका, और बहुत बड़ी एक लोगों के लिए समाज सेवा के रूप में एक ट्रस्ट चलाती है। तो उनके साथ तकरीबन 1 साल रहा, तब शायद मैं लॉयर नहीं था। तो वहां मैंने देखा उनका भाव, उनका जो सेवा करने का तरीका था। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फालतू की चीजों को देखते हुए, उन्होंने सिर्फ गरीब लोगों के लिए और जिनको वास्तव में जरूरत है, उनको देखकर मेरे को एक उनसे एक ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो यह मेरा आपसे एक और सवाल है, जो आज समाज में सबसे बड़ा जो कानूनी मुद्दा बना हुआ है वो क्या है? तो आज की डेट में बता दो सर, सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रखती है। और आज भी मैं शायद उसी मुद्दे पर घुमाऊंगा जहां पर लोग ये कहते हैं ना कि हमने इस पुरुष प्रधान समाज में हमने महिलाओं को बराबर का हक दिया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा मैं आज भी इसी को मानता हूं। मैं कई मुद्दे अभी 10 दिन 15 दिन पहले भी एक मुद्दे से गुजरा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं को शायद पुरुषों के समान नहीं मानते हैं, और ये बड़ी विडंबना है समाज के लिए। सबसे बड़ी चीज ये नहीं, यही कहना चाहूंगा कि आज भी पुरुष और महिलाओं को इस पुरुष प्रधान समाज में कहीं भी अपनी बराबरी में नहीं रखना चाहता है। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, अपने विषय को आगे लाया है। महिला उपाध्यक्ष की, वो उपाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस कमेटी की, आपने मौका दिया है उनको। क्या सोच समझ के मौका दिया? मैं बता दूं सर कि मेरे जीवन में एक ही चीज जानी कि जैसे आप खुद को समझते हो, उसमें से अगर आपने 7% भी अपनी अर्धांगिनी को, अपनी धर्मपत्नी को समझ लिया, तो शायद आपका जो जीवन है वो स्वर्ग लग जाता है। मेरी मिसेज मेरे साथ बैठी है, मैंने हमेशा एक चीज जानी है कि ये मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और मैंने कभी भी इन पर जीवन में, आज 8 साल हो गए मुझे आरती के साथ में, तो कभी मैंने इनको न रोका न टोका। जब ये मेरे साथ आई थी तो 12th किया था इन्होंने, 12th के बाद मैंने इनको बीए कराया, बीए के बाद एलएलबी अब फाइनल ईयर है। तो मैंने एक चीज जानी कि शिक्षा आपका बड़ा हथियार है, और शिक्षा, महिला अगर शिक्षित होगी ना, तो अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझ सकती है। और लड़की या महिला अगर आप पढ़ा देते हो, तो मैं मानता हूं कि आपके मान सम्मान को हमेशा बचा कर रखेगी। तो मुझे इन पर बहुत बड़ा भरोसा है, बड़ा विश्वास है कि ये मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगी, और आगे समाज के हित में ही काम करेंगी, और मेरे साथ समाज को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगी। तो मैंने कभी इनको रोक टोक नहीं किया। इससे भी तो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सारा हमने आपकी प्रोफाइल चेक की, और काफी बेवाक अंदाज के लिए आप जाने जाते हैं, और हम देखते रहते हैं आप कई मुद्दे आप लाए, जैसे रवि चौधरी जी जिनके
मर्डर हो गया था दिल्ली में, उच्चैन वाले जो रवि चौधरी जो दिल्ली में व्यापारी थे, काफी खुल के आए थे, राहुल कुमार जी भी आए थे, आप भी आए थे खुल के। तो ऐसे अपेक्षा समाज के लिए रहते हैं, जैसे आप जैसे लोग आने चाहिए ऐसे मामलों में। तो विवाद अंदाज आपने कहाँ से सीखा है, जिस तरीके से खुली हवा में कुछ भी बात बोल देते हैं? एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसका श्रेय मैं जब दूंगा तो अपने फादर को दूंगा। ये जो चीज सीखी है मैंने अपने पिता जो स्वर्गीय श्रीमान सिंह जी से सीखी है। उनका अंदाज आज भी गांव में अगर जाना जाता है तो वो बेबाक अंदाज इसलिए जाना जाता है कि सबसे पहली बात तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि आप लड़ाई कौन सी लड़ रहे हो। आप अगर अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हो तो कभी भी आप बेबाक नहीं बोल सकते। बेबाक बोलने के लिए, बेबाक अंदाज में आपको अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले आपको सच्चाई समझनी पड़ेगी, सामने वाले को समझना पड़ेगा कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। जब ये सारी चीजें तय हो जाती है तो फिर आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो चीजें आपको वास्तव में बड़ा बनाती है। वही चीज आपको बेबाक बनाती है कि आप जिसके साथ खड़े हो, पहली बात तो दिल से खड़े हो, दिल के साथ खड़े होंगे, फिर उसकी भावना को समझिए कि कहां कौन गलत है कौन सही है। इस रास्ते में बहुत हाँ, बेबाक अंदाज में अभी 4 महीने पहले गोलियां भी चली, फायरिंग भी हुई है और बहुत कुछ चीजें धमकियां भी मिलती है, गाली गलौज भी बहुत करते हैं लोग। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि सच कड़वा होता है और सच हमेशा कड़वा होता है। ये मैं अच्छी तरह से लोगों को वाकिफ भी कराता हूं। आप अच्छा एक चीज बताइए, मैंने 2023 में डॉक्टर शैलेश का साथ दिया और बहुत अच्छी तरह से दिया और उस टाइम मैंने देखा कि अक्सर वहां पर भी कुछ लोग मुझे गालियां देते थे क्योंकि उस टाइम डॉक्टर शैलेश के साथ था और हमारे सम्माननीय हुकुम महाराज साहब के थोड़ा सा राजनीतिक खिलाफ था। तो दोनों पार्टी कभी आपसे संतुष्ट नहीं होगी। जब मैं डॉक्टर शैलेश के साथ था तो मुझे कांग्रेस वाले गाली देते थे और जब मैं कांग्रेस महाराज साहब के साथ हूँ तो बीजेपी वाले गालियां निकालते हैं। क्या कारण? मैं सर बता दूं, कारण छोड़ने का मतलब ये है कि बीजेपी की जो एक मानसिकता है ना, वो गुलामी भरी मानसिकता। आपने इसको कब पहचाना, कब समझ में आया आपको कि यार गुलामी की मानसिकता हो रही है? ये मेरी समझ में आ गया सर चुनाव के तकरीबन 1 साल बाद। तो डॉक्टर शैलेश जी बड़े ही करीब रहे, पारिवारिक रिश्ते रहे मेरे उनसे। प्रोफाइल में देखा था डॉक्टर साहब आपने काफी बीजेपी के प्रचार होर्डिंग वगैरह आगे आए हैं, काफी मेहनत की है, तो नाराजगी तो होगी शायद? नहीं, मैं बता दूं आपको कि मैं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हूं, सबसे बड़ी चीज जो मेरे अंदर होती है वो मेहनत की होती है और जो मेहनत करता हूं ना वो दिल से करता हूं। और मेहनत अगर हम दिल से करते हैं तो उसका रिजल्ट भी निकलता है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ खोया हो, मैंने बहुत कुछ पाया। अगर देखी जाए तो मैं इसका श्रेय डॉक्टर शैलेश जी को ही दूंगा कि 2 साल पहले शायद मुझे बहुत कम तादाद में लोग जानते थे कि जिस तरह से मैंने डॉक्टर शैलेश के चुनावों में भाग लिया, बीजेपी का सपोर्ट किया, शायद मेरी जो फैन फॉलोइंग थी वो बहुत बड़ी और लोगों ने मुझे जाना भी। तो मैं कभी भी नेगेटिव नहीं लेता किसी चीज को, हमेशा पॉजिटिव लेता। मेरा आज जैसे सवाल रहेगा कि महिला के लिए आप क्या करना चाहोगे? जिस तरीके से कांग्रेस ने आपको पद दिया है उपाध्यक्ष पद के लिए, तो अध्यक्ष पद में बबीता शर्मा जी शायद, जी जी, तो आपको कैसे सोच समझ के ये पद दिया, क्या करोगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ भरतपुर में सबसे एक्टिव रहती हूँ लेडीजों में। ज्यादातर लोग नहीं, आवाज तो जा रही है, ज्यादातर लोग निकलते नहीं है घर से बाहर और मेरे को सुनना भी पड़ता है कि 24 घंटे ऐसे लड़कों के बीच में रहती है यहाँ वहाँ। तो बोलने दो लोगों को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग साहब का तो आपको फुल सपोर्ट है। नहीं, उनका सपोर्ट है तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। पढ़ाई में कभी भी कहीं भी बिठाने में अपने साथ लेके घूमती है सारा दिन, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। लॉयर भी बन चुके हैं ये, तो LLB भी करवा रहे हैं मुझे अपने साथ ही। तो आरती जी ऐसा तो नहीं कि कोई अच्छे पद पर आसीन आप हो जाओ, क्या डॉक्टर साहब के साथ छोड़ दोगे उस टाइम? तो अरे ऐसा कुछ नहीं है। काफी चर्चा है, बहुत सारे ऐसा कुछ नहीं है कि पति ने पत्नी को पढ़ा के पटवारी बनाया। तो उनका कहने का मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा है कि उसमें एक्चुअली अखबार में हम पढ़ते हैं ना कि पति ने पत्नी को SDM बनाया और SDM पत्नी फलाने के साथ फरार। तो ऐसा उनका कुछ नहीं, तो अच्छा है सवाल आपसे पूछ रहे हैं उसका। क्यों आपको लगता है कि 8 सालों में कभी लगाया क्या? नहीं, उनका कुछ मेरा नहीं, कभी जीवन में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी पहल है। आरती जी का कहना है कि मैं उनके साथ सदा ही रहूंगी।
तो आरती जी एक सवाल और मेरा, आप यंगेस्ट और अभी नई पार्टी ज्वाइन की है कांग्रेस पर, बीजेपी से काफी होर्डिंग्स वगैरह डॉक्टर साहब आप देखे हमने, और कांग्रेस के लोगों के साथ कैसा मिलना जुलना रहेगा? कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है, मैंने अभी दो महीने हुए मुझे ज्वाइन करे हुए। कभी भी कितने बड़ा भी नेता आ जाए हमारे उसमें, सबको बराबर का सम्मान मिलता है। ये नहीं है कि ये बीजेपी से आए हैं तो इनको उधर बिठाओ के इधर करो, सबको बराबर का सम्मान मिलता है। और बीजेपी में तो बिल्कुल भी आज तक हमें पद ही नहीं मिला। जी जी। तो आरती, मेरा एक और सवाल है आपसे कि मतलब क्या सोशल मीडिया ने महिला नेताओं की आवाज को मजबूत किया है? काफी मजबूत किया है। आजकल जो चल रहा है सोशल मीडिया पे ही चलता है, उससे ही पहचान बनती है लोगों की। तो क्या गांव की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव में पहले तो पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, सबसे ज्यादा सड़कों की व्यवस्थाएं नहीं है। कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है, बिजली भी नहीं है। और छोटे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल है, कभी उनकी छत गिर जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इस पे सबसे पहले तो स्कूल बनवाने चाहिए। तो मेरा आपसे एक और सवाल है, क्या महिलाओं का अपने अधिकार के लिए ज्यादा आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। सबको अपना अपना क्या कहते हैं, कहने वाली बात ये कि संघर्ष ही आपको आगे बढ़ाता है, और संघर्ष में मैं इनका साथ दूंगा, क्योंकि मैं ये मेरी अर्दान में तो मेरा हक बनता है कि शायद इनको समझ नहीं आया सवाल, या समझ आया तो जवाब नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। वो कहावत है ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। तो ये वाली कहावत वही लागू होती है कि जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे तब तक आवाज सुनेगा नहीं। तो हाँ, ये बात अच्छी है। आज मेरे एक सवाल आपसे, अगर किसी अच्छे पद पर आपको आसीन कर दिया जाए, जैसे विधायक बना दिया जाए भरतपुर क्षेत्र से, तो महिलाओं में सुदृढ़ीकरण की जो बात आती है जो केंद्र सरकार से, तो महिलाओं को कितना काम कार्य करेंगे आप? जैसे काफी समस्याएं आगे बढ़ भी नहीं पा रही है, महिला दबा दिया जाता है उनको घर परिवार से, तो उनको आगे लाएंगे? बिल्कुल आगे लाऊंगी। तो मेरा यह जी आपसे एक और सवाल है, अगर किसी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि अक्सर जो परेशानी आजकल आ रही है वो गरीब लोगों को आ रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि सरकारें भी शायद, और खासकर मैं बीजेपी सरकार पे तंज कसना चाहूंगा कि रियलिटी में उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूसरी साइड ले जाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने चुनाव में 2023 में एक चीज देखी कि जहां पे डॉक्टर शैलेश जी बड़ा विरोध करते थे, हमारे डीग के चेयरमैन थे निरंजन टकसालिया जी का, कि मेरी सरकार आने दो, मैं इनको जेल भिजवाऊंगा, उनकी जांच करवाऊंगा, ये करवाऊंगा। वो जीरो है, आज डॉक्टर शैलेश जी उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, ये आज आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, और 10 करोड़ रुपए ले जाए कहीं बीजेपी विधायक के या बीजेपी मंत्री के पास ले जाइए, वो आपको बड़ी तवज्जो देगा, वो आपको अपने न्यूज में भी शामिल करेगा, वो अपने बिजनेस में भी शामिल करेगा। लेकिन अब बात यह आती है गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने देखा है डॉक्टर शैलेश के यहाँ की 4, 6, 10, 20 लोग गरीब पहुंचते हैं, बेचारे पीछे खड़े रहते हैं। क्या भरतपुर में लोग सुनेंगे गरीबों की, अगर कोई अच्छे पद पर हासिल कर दिया जाए? नहीं, मैं तो सब गरीबों में ही रहना पसंद करता हूँ। मेरे को आप देखिए कि मेरे पास परमात्मा की तरफ से किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैंने अक्सर देखा हो मेरे को कोई पद भी नहीं है, मुझे किसी पद की लालसा भी नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं किसी गरीब के साथ मैं रात के 11 बजे गरीबों की सुनने के लिए गया हूँ, मुझे कॉल किया है कि डॉक्टर साहब हमारी FIR नहीं ले रहे हैं लोग, हमारा बच्चा अपहरण कर लिया, FIR नहीं ले रहे हैं, हमारी लड़की को उन्होंने इस तरह से गायब कर दिया, वो FIR नहीं। तो मैंने कई बार देखी पुलिस डिपार्टमेंट में, तो रात के 11 बजे मैं थाना में गया। तो मुझे अच्छा लगता है अगर किसी गरीब की आप सेवा करते हो, किसी गरीब को आप अगर थोड़ा सा सपोर्ट करते हो तो बड़ी दुआएं मिलती हैं उनकी। और आज अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये आशीर्वाद मुझ पर गरीबों का ही रहा है कि वो जो गोली उन्होंने चलाई, जो फायरिंग प्रकरण हुआ उसमें मेरे गोली लगी नहीं। तो गरीबों को वास्तव में मदद करनी चाहिए। गरीबों का सबसे बड़ी चीज मेरे हिसाब से जो मानता हूं, ये जो आप जिस तरह के हमारे भारत सोशल मीडिया के थ्रू गरीबों को सबसे पहले, ठीक है थाने में जाते नहीं सुनते मिल लेती, लेकिन सबसे बड़ा अगर मैं मुद्दा मानता हूं गरीब जहां से मदद मिल सकती है उनको, वो है सोशल मीडिया, वो है आपके और मेरे द्वारा चलाए जा रहे चैनल। और वास्तव में जो बड़े इन्फ्लुएंसर है उनकी मदद गरीबों को लेनी चाहिए, बिना किसी झिझक के, बिना किसी रोक टोक के। आप जो भी भाई मेरे देख रहे हो,
आधी रात भी मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ, आधी रात में आप याद कर सकते हो। भरतपुर में महाराजा विश्वेंद्र सिंह गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी गरीबों को काफी सुनते हैं आप। देखो ऐसा है कि वो एक ही इकलौता बंदा ऐसा है जो वास्तव में खुद भी गरीब है। अगर देखी जाए तो रियलिटी में आज तक देख लीजिए, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहिए, मंत्री रहिए, आज तक उन्होंने पैसा नहीं कमाया। और उन्होंने आज से 6 महीने पहले एक अखबार में भी कटिंग चलती है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं आज फार्म में नहीं होता। उन्होंने सिर्फ कमाया है, ये चीज मेरी अब समझ में आई, हालांकि राजनीतिक विरोधी रहे मेरे 2023 में, लेकिन रियलिटी में उन्होंने गरीबों की मदद की है। एक फोन चले जाने तो तुरंत रिप्लाई आता है और तुरंत वो मदद करते हैं, तुरंत एसपी आईजी को फोन करते हैं। हर एक सुनने वाले इंसान को गरीब चला जाए अमीर चला जाए, तो रियलिटी में गरीबों को मसीहा माना जाए तो महाराज विश्वेंद्र सिंह जी को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। डॉक्टर साहब, देश में बहुत ही बड़े बड़े बैरिस्टर हुए हैं, वकील हुए हैं, तो काफी अच्छे अच्छे पदों पर है, जैसे अरुण जेटली साहब थे और अपने राम जेठमलानी साहब थे, अच्छे अच्छे पदों पर। क्या अगला नंबर डॉक्टर यश चौधरी का? नहीं, मैं एक्चुअली क्या है, मेरी आदत है कि मैं कभी इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखता और मुझे परमात्मा कभी इतने ऊंचे बनाए भी नहीं कि हम एक आम आदमी को भूल जाएं। अक्सर ऐसा होता है जब पहला तब शोहरत आती है तो हम नीचे तबके के लोग और जो वास्तव में हमारे साथ तन मन धन के साथ खड़े रहते हैं, गरीब तबके के और मजदूर किस्म के लोग, अक्सर हम इतनी ऊंचाइयों पर जाके उनको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। जैसे कहावत है कि कुर्सी मिलते ही अपनों को पहचान से इनकार कर देता आदमी, चाहे कोई मंत्री हो चाहे विधायक हो। तो मैं कभी इतने ऊंचे सपने नहीं देखता सर। तो मेरा आपसे एक और सवाल है यश जी, कि आप जैसे सोशल वर्क करते हो तो उसमें आपको सबसे बड़ी समस्या अब तक क्या हुई? नहीं, सोशल वर्किंग में तो एक्चुअली क्या है कि दो पक्ष होते हैं। वहां समस्या क्या आती है कि मैं आपको बता दूं, एक्चुअली कई केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि लव मैरिज के केस कई आए, तो समस्या क्या है, वहां पे लड़की वाला पक्ष तो आपसे नाराज होता है, हालांकि हमारा काम है रजिस्ट्रेशन करवाना शादी का या फिर कोई भी काम हो। तो वहां एक समस्या तो ये आती है कि एक पक्ष तो आपको गलत कहता है और एक पक्ष आपको अच्छा कहता है। अच्छा पक्ष वो कहता है आपको जिसने आपकी मदद की है या आपकी जिसने सपोर्ट किया है। तो जैसे लड़के का पक्ष है तो लड़का का पक्ष आपको दुआएं देता है कि अच्छा रहा, वरना ये मेरे को झूठा मुकदमा दर्ज करवा देते और लड़की अपनी मर्जी से आई है फलाना, लेकिन ऐसी चीजें आती है। पता लग जाता है उसका कौन झूठा है कौन सच्चा है। नहीं, एक्चुअली क्या है, सबसे पहले मेरी जो एक सोच रही है वो महिलाओं के ऑलवेज फेवर में रही है और महिलाओं की मैं सुनता हूं, महिलाओं का जो आवाज वो निकाल रही है, जो अपनी आवाज उठा रही है, आई मीन टू से राइट टू चॉइस। तो राइट टू चॉइस के मामले अक्सर मेरे पास ज्यादा आते हैं। गलत शिकार होते हैं? नहीं, गलत शिकार मैं वहां पे मान सकता हूं कि आज एक लड़की मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपने बयान दे रही है कि मैं अपनी मर्जी से इनके साथ हूं और इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तो राइट टू चॉइस में यही होता है कि आप सबसे पहले आप समझदार हो, एक लॉयर हो और फिर बच्ची वाले हैं, आप उनके विचारों को आपको, हालांकि ये गलत है, मैं मानता हूं कि अक्सर माँ बाप की बिना मर्जी के अगर आप लव मैरिज कर दे तो वास्तव में ये गलत है समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब वो कानून बना दिया गया है ऐसा, तो फिर उसमें बच्ची और नाबालिग हो तो उसके विचार उनके आचार हमें देखने चाहिए और पता चल जाती है कि वास्तव में ये अपनी मर्जी से आई है या फिर इनको मतलब जबरदस्ती लाया गया। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका और आरती जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल में आने के लिए और हम पे ऐसे कृपा कर सकते हैं। अरे सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। रावण साहब।